आपने उनके दोस्तों की बात की तो उनके एक दोस्त जो थे मुंशी प्रेमचंद के बाद जिन्होंने उन्हें बहुत सहारा दिया वो थे गिरजा कुमार माथुर जी। उनकी जाने-माने कवि उनकी पंक्तियाँ हम कमेंट्री के दौरान बहुत दोहराते थे वो थी, आज जीत की रात, पहर हुए सावधान रहना, शत्रु टल गया पर उसके सायों का डर है। तो हमारे लिए बहुत ये आज भी चेताती हैं, दे आर एज़ कॉन्टेक्चुअल टुडे। उनके पुत्र हैं प्रोफेसर पवन माथुर, अ पोएट इन हिज़ ओन राइट, प्रोफेसर फॉर्मर प्रोफेसर ही लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ ऑफ केमिस्ट्री। आपने अपने पिता से भुवनेश्वर के बारे में क्या सुना? क्या आप जानते हैं? पिता से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना उनके बारे में, लेकिन हाँ, उनका एक इंटरव्यू ज़रूर है, जिसमें उन्होंने भुवनेश्वर के बारे में कुछ बातें कही। और उसमें जो एक एक जो चीज़ जो मुझे स्ट्राइक करी वो ये थी कि मेरे पिता जब वो लखनऊ में रेडियो पर पदासीन थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी उनको हर तरह से इन्वॉल्व करने की, जिससे कि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। मेरे पिता 43 से और 49 तक लखनऊ स्टेशन पे थे और उस दौरान उन्होंने उनसे कई रूपक, कई नाटक, कई कहानियाँ प्रसारित करवाने के लिए कोशिश करी और उन्होंने की भी, उनको सहायता भी मिली। लेकिन जो एक बात उन्होंने उस इंटरव्यू में लिखी है वो ये है कि ही वॉज ए रोलिंग स्टोन। उन्होंने उनको पत्रकारिता में भी जगह दिलवाने की कोशिश करी, लेकिन वे रुकते नहीं थे और उस नाते वो कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और एक जगह उन्होंने एक और बात उन्होंने एक पंक्ति में लिखा है कि उन्होंने ये कहा कि मैं समयबद्ध तरीके से नहीं लिख सकता, कि आपने मेरे से कहा कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आर्टिकल मुझे इसके ऊपर दे दो और मैं 2 दिन के अंदर दे दूँ, वो नहीं लिख सकते। इन बातों के बाद मैं पहले तो बधाई दूँ, मेरी 50 वर्ष के मित्र हैं और मेरे एक और मित्र हैं सुरेश ऋतुपर्ण यहाँ पर, हम दोनों लोग इनके 50 वर्ष के मित्र हैं। किताब के लिए बधाई और धन्यवाद इसलिए कि इन्होंने एक अलक्षित रचनाकार को रीसरेक्ट कर दिया है हम लोगों के बीच में। बहुत बड़ी बात है। और जो मुझे इस किताब की जो सबसे खूबी जो आकृष्ट करती रही, किताब की आकृष्ट करती रही, है ना? वो यह थी कि इसकी अनफ्लिंचिंग सपोर्ट, पृष्ठ 11 से लेकर 113 तक अनफ्लिंचिंग सपोर्ट टू भुवनेश्वर सुषमा देती हैं और तमाम उनकी इनएडिक्वेसीज को जानते हुए भी और लिखते हुए भी वो शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हुई हैं इस पुस्तक में। मुझे सबसे बड़ी बात ये आकृष्ट करी। और दूसरी बात जो इस किताब की बहुत आकृष्ट करती है वो यह है कि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन से किताब नहीं लिखी है, जैसे कि आम किताबें होती हैं हम लोगों के सब जगह कि 30 पेज का पहले जीवनी हो गई, उसके बाद फिर कविताओं का एक कंपार्टमेंट आ गया, उसका विश्लेषण हो गया, फिर कहानियां आ गई, फिर कंपार्टमेंट हो गया, फिर एक और कंपार्टमेंट जो है वो एकांकियों का और उपसंहार हो गया। इसकी खूबी ये है इस किताब की कि ये जो स्टाइल है इनका, जिसमें कि वे रचनाकार को और उसके जीवन को टेक्स्ट से जक्स्टापोज कर देती हैं, दोनों को मिला देती हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो एक निर्मिति है या विनिमृति है, मैं कहूं, जो पाठ की, जो टेक्स्ट की जो इसमें जनरेट हुई है, वह उसमें एक वॉइस नहीं है, मल्टीपल वॉइस हैं। सिर्फ भुवनेश्वर का जीवन नहीं है, संगी साथी भी आ गए, गिरजा कुमार माथुर आ गए, उसमें विपिन कुमार अग्रवाल की वॉइस आ गई, उसमें उसमें आपके जो है मजाज आ गए, उसमें
हर तरह का इसके अंदर जो जीवन और लोगों का जीवन भी है वो इसके अंदर समाहित हो गया है। टेक्स्ट टेक्स्ट आता है, जीवन आता है, फिर और लोग आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, और फिर सूक्तियों में कहीं कहीं उन टेक्स्ट का विश्लेषण भी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इस पूरे टेक्स्ट को। लेकिन ये मुझे बात आकृष्ट करती है क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉइसेस हैं, और बाख्तिन ने जिसको चिन्हित किया था, एक कार्निवलाइजेशन है। आप जैसे किसी मेले में बैठे हो। पृष्ठ 16 पर यह पुस्तक जो है वह भुवनेश्वर के की एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर देती है शुरू में ही। वे क्या हैं? हॉलोनेस ऑफ सोशल रिलेशंस, दूसरा है एब्सर्डिटी, और तीसरा है उनकी सिनिसिज्म। ये तीन बिंदु वहां पर पृष्ठ 16 पे इन्होंने रेखांकित किए। अब आप देखें कि जो अगर आप इनके टेक्स्ट को पढ़ेंगे भुवनेश्वर के, तो आपको पता चलेगा कि ये उनके रिकरेंट थीम्स हैं। हॉलोनेस ऑफ सोशल रिलेशंस एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों उनके रिकरेंट थीम्स हैं। उन्होंने 16 एकांकी लिखे, 4 उसमें से अनुवाद हैं, 12 बचे। 6 जो हैं 41 के पहले के हैं और 6 41 के बाद के हैं। जो 41 के पहले के हैं उसके अंदर स्त्री पुरुष परिवार, उसके रिलेशंस, उसके ऊपर स्ट्रेस है। लेकिन 41 के बाद जो 6 नाटक हैं उनमें गजब का एक तरह से परिवर्तन है, विषय का, स्टाइल का, शिल्प का, हर तरह से उसमें परिवर्तन। रोशनी और आग गदर पर लिखा गया है उनका। तांबे के कीड़े एक एग्जिस्टेंशलिस्ट, एक थिंकिंग से प्रभावित होकर एक एब्सर्ड नाटक है। आजादी की नींद एक बड़ा सेटायर है हमारी आजादी को लेकर उस समय। और एक कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे जिसमें जेरूसलम है, और जेरूसलम के नीचे एक छोटा सा नोट लगाते हैं, अति ऐतिहासिक नाटक, बियॉन्ड हिस्ट्री। ही वॉज ट्राइंग टू रीराइट हिस्ट्री ऑल्सो। और कहानियां लेकिन बहुत पहले से तर्ज बदल लेती हैं, सन 35 से। एकांकी 41 के बाद, लेकिन कहानियां 35 के पहले ही शुरू हो अपना तर्ज बदल लेती हैं। और जिसमें डाक मुंशी है, माँ बेटे हैं, मृणाल जी ने जिक्र किया, भेड़िए है तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, मास्टरनी, सूर्य पूजा, तमाम इस तरह की और कहानियां हैं। लेकिन डिपार्चर क्या है? मेन बात यह है, जो उस जमाने की जो एक पैराडाइम था कहानी को तोलने का, जिसमें कि आपका एक चरित्र चित्रण आ गया, प्लॉट आ गया, और उसके अंदर आपके जो है कथात्मकता आ गई, घटनात्मकता आ गई। ये 3-4 एक ऐसे बिंदु थे जिसके ऊपर कहानी टिकी हुई मानी जाती थी। लेकिन जो ये कहानियां हैं, इन कहानियों में आप पाएंगे कि जो वस्तु है वो इतनी झीनी हो गई है। झीनी ही नहीं कर दी उन्होंने, भुवनेश्वर ने उसको परोक्ष में कर दिया, छिपा दिया पीछे। जो वस्तु, उसका जो कंटेंट, जो मेन जो उसका थीम, और जो उससे बड़ी बात करी उन्होंने वो ये करी कि जो टेक्स्ट में किसी ऑथर गॉड का संदेश देकर खत्म नहीं हो जाती कहानियां, जैसे कि उस जमाने में हुआ करती थी, डाइडेक्टिक कहानियां नहीं है ये कहानियों का जो टेक्स्ट है वह क्लोज नहीं होता, वो ओपन रहता है, वो रीडर सेंट्रिक टेक्स्ट बन जाता है। उसमें भेड़िए जैसे कहानी देखिए, आज भी अगर आप उसको विश्लेषित करना चाहेंगे तो उसके ऊपर आप कई तरह से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये जो एक तरह से टेक्स्ट की एक ताकत है, जिसमें कि आपने एक संदेश देके क्लोज नहीं कर दिया उसको, कहानी को, बल्कि उसके अंदर
जो उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, उसको बचाए रखा। ये सबसे बड़ा डिपार्चर है उस कहानी से और उस जमानी कहानी से, और यही नई कहानी के अंदर धीरे धीरे आया है। तो इसलिए इसलिए कहना बिल्कुल ठीक है सुषमा का कि वे नई कहानी के जनक के तौर पर उनको माना जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, 3 मिनट। उसमें एक जो बात इन्होंने और कही थी, मैं कहानियों का विश्लेषण थोड़ा सा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें अब टाइम नहीं है। सिनिसिज्म की इन्होंने एक और जो पॉइंट है जो उसमें रखा है, मैं समझता हूँ वो सिनिसिज्म जो है उनका एक रेबेलियस नेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो रेबल हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट हैं। तो वो जो सिनिसिज्म है जिसको सुषमा ने लिखा है, वो असल में उनका रेबल होना है। और रेबल कैसे? जैसे कि मैरिज की इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते, खारिज कर देते हैं। एक शब्द इन्होंने लिखा है, अस्तित्विक स्वतंत्रता का के ऊपर बड़ा खतरा है मैरिज। ये शब्द है सुषमा के, सुषमा के नहीं, भुवनेश्वर के। और इसके बाद आप देखिए, गांधी को बख्शते नहीं। अभी जमशेद जी ने पढ़ ही दिया, 13वीं सदी के पादरी से ऊपर का दर्जा नहीं दे रहे थे वो उनको, गांधी को, विमेन्स राइट को लेकर, जो बर्थ कंट्रोल राइट्स के ऊपर असल में गांधी जी ने बड़ा विरोध किया था। और बर्थ कंट्रोल राइट्स के ऊपर जब उन्होंने विरोध किया तो इन्होंने ये टिप्पणी लिखी और ये छपी। तो इस मामले में भुवनेश्वर ये नहीं कह सकते कि मुझे नोटिस नहीं लिया गया, उनकी सब चीजें छपी। और एक और बात जो इनकी किताब में नहीं है लेकिन मुझे वो समग्र में से दूधनाथ सिंह जी ने उनका समग्र किया है, वो इसने मेंशन नहीं करी, हाँ बहुत हल्के से मेंशन करी है शायद कहीं, कि वर्जिन मैरी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसको मैं पूरा प्रकरण नहीं बताऊंगा, एक कविता है उनकी, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उसको आप पढ़ें। वो छोड़ना न, बख्श न देने का मतलब यह है कि उन्होंने उसके बहाने पूरी क्रिश्चियनिटी के आधार को ही निशाने पे ले लिया। तो ऐसे रेबल, ऐसे नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। कुछ ऐसी और बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहूंगा, जो कि उनके पक्ष में नहीं जाती हैं। लेकिन उसको छोड़ देते हैं। टाइम भी नहीं है हमारे पास। लेकिन वो थे, वो जो सिनिसिज्म है उनका, वो बेसिकली जो मूल सिनिसिज्म है वो रेबल होने का, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होने का है। और इनफैक्ट प्रेमचंद जी ने ये पहचान लिया था, 36 में ही कह दिया एक भाषण में कि जैनेन्द्र की दुरूहता और भुवनेश्वर की कटुता अगर कम हो जाए तो उनका भविष्य उज्जवल है। मित्रों में वे जैसे भी थे, अनप्रिडिक्टेबल विद इंटरनल कंट्राडिक्शंस, लेकिन थे वे एक पाथ ब्रेकिंग राइटर। और इससे पहले कि मैं उनको नमन करके बात समाप्त करूं, 2 छोटी त्रुटियां हैं। एक त्रुटि तो मैंने अभी देखी जो मेरे बायोडाटा में डाल दी, मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड ही बना दिया गया है, जबकि मुझे सिर्फ हिंदी अकादमी का अवार्ड मिला है। तो कृपया आप इसको साहित्य अकादमी, भविष्य की बात है। और दूसरी त्रुटि जो है वो सुषमा की है। उसमें पृष्ठ 48 पे जो टाइटल दिया वो असल में मेरे पिता की पंक्ति है, ये आदमी है खतरनाक, ये आदमी है सोचता, लेकिन गलती से, चूक से सुषमा ने उसको मुक्ति बोध की पंक्ति कह दिया। इन 2 बातों के साथ मैं उनको पुनः नमन करता हूं और सुषमा को मेरी पुरानी दोस्त बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पवन जी। आपने आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है कि सुषमा जी का जो अपना व्यक्तित्व है वो हमें इसमें देखने को मिलता है इस किताब में, कि भुवनेश्वर के बारे में वो क्या सोचती हैं और वो खुद क्या हैं। तो एक आखिरी की लाइन है इस किताब की जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य का ये मास्टर मदन
किसी बड़े ख्याल का आधा आलाप लेकर ही कहीं बेरंग लावारिस लौट गया। तो ये सुषमा जी हैं। आपने बहुत सी बातें कही जिसके बारे में आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट देम। एक तो हम ये जानते हैं कि वो भटकते रहे थे हर जगह, कपड़े थे नहीं, गर्म शेरवानी गर्मियों में पहनकर घूमते थे, अंदर के कपड़े होते नहीं थे, लेकिन बाइबल रखते थे अपने पास, हाँ, बाइबल रखते थे। नहीं, और कंट्रडिक्शंस उसमें थे काफी उनके। जी, और उसमें से सर्मन ऑन द माउंट उनको बहुत पसंद था। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे वुड इनहेरिट द अर्थ। उसके Blessed बाद are those who are persecuted because of their righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. लेकिन साथ ही में अब वो सिनिक थे कि नहीं ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वो ये तो फिर डायोजनीस सुषमा को बताएंगी, उन्होंने लिखा है। वो डायोजनीस को भी कोट करते थे। उनके फेवरेट कोट्स में डायोजनीस भी है, और ये जेम्स बैरी भी हैं जो पीटर पैन के क्रिएटर हैं। तो अब वो कहीं शायद उनके अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण थी जिसे हम नहीं जानते।